आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी गुरुकुल विद संदीपिका। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये CBSE एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और ये उसका फर्स्ट टॉपिक है हिंदी का। तो चलिए डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य लेखन, साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से उल्लेख ग्रंथ भक्ति काल से ही मिलने लगते हैं, जैसे गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता और नामादास कृत भक्तमाल। किंतु कवियों का विवरण मात्र होने से ही इन्हें इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ जो है वो 19वीं शताब्दी में गारसा दासी कृत स्तवधारदा लिटरेचर इंडोई हिंदुस्तानी से माना जाता है। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की मुख्यतः 4 पद्धतियाँ हैं, ठीक है। वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। तो फर्स्ट को हम डिस्कस करते हैं, वर्णानुक्रम पद्धति। इसमें रचनाकारों का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से दिया जाता है। उदाहरण के लिए तुलसीदास, चिंतामणि और केदारनाथ सिंह का समय भले ही भिन्न हो, किंतु उनका क्रम इस प्रकार होगा: केदारनाथ सिंह, चिंतामणि, तुलसीदास। इसे ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत माना जाता है, क्योंकि ये इतिहास लेखन नहीं शब्दकोश लेखन की तरह होती है। गारसा दासी और शिव सिंह सेंगर ने इसका प्रयोग किया है, ठीक है। वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग जिसने किया है उसके ये कवि हैं। आगे है कालानुक्रम पद्धति। तो इसमें रचनाकारों का विवरण उनके काल, समय से क्रम से दिया जाता है। रचनाकारों की जन्म तिथि को आधार बनाया जाता है। जो रचनाकार होते हैं उनकी जन्म तिथि को ही लेके जो है वो इसमें बताया गया है, ठीक है। इतिहास लेखन की दृष्टि से इसे भी अधूरा समझा जाता है, क्योंकि इस पद्धति से लिखे ग्रंथ भी वर्णानुक्रम पद्धति की तरह कवि रकृत संग्रह मात्र होते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने इनका प्रयोग किया है। यद्यपि ग्रियर्सन ने विधेयवादी पद्धति के कुछ आरंभिक सूत्र भी मिलने लगते हैं। तो जो ग्रियर्सन है उसने विधेयवादी पद्धति का भी प्रयोग किया है, और जो मिश्र बंधु हैं उन्होंने भी इसका जो है वो प्रयोग किया है। क्या आगे है वैज्ञानिक पद्धति। इसमें ग्रंथकार निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। इतिहास लेखन सिर्फ तथ्य संकलन की नहीं बल्कि उनकी व्याख्या एवं विश्लेषण की भी मांग करता है, अतः इसे पद्धति भी अपरिपक्व माना जाता है। विधेयवादी पद्धति। फ्रेंच विद्वान तैन ने इसे सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया है। तैन ने इस पद्धति को 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया है: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराएं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामायिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है, ठीक है। तो इस इतिहास लेखन की व्यापक, स्पष्ट एवं विकसित पद्धति मात्र माना गया है, क्योंकि इसके द्वारा साहित्य की विकास प्रक्रिया को कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि कई बार प्रश्न आपको ये भी पूछ लिया जाएगा कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था विधेयवादी पद्धति का। तो रामचंद्र शुक्ल ने किया था। उनके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह आदि प्रविख्यात साहित्य इतिहासकारों ने इस पद्धति को आगे बढ़ाया तथा इसे निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट होता है। रामचंद्र शुक्ल। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा का साथ उसका सामंजस्य बैठना ही साहित्य कहलाता है। तो ये उनकी आपने कथन जो है वो भी याद रखने हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी वो क्या बोलते हैं कि कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को नियोजित ठहराना है, तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में नियोजित दिखा सकना। आगे है आचार्य शुक्ल ने अपने से पहले लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथों को कविकृत संग्रह कहा है। तो ये आपने याद रखना है इस चीज़ को कि जो आचार्य शुक्ल थे उन्होंने साहित्य इतिहास के ग्रंथों को कविकृत संग्रह जो है वो
कहा था जो उनके पहले से थे। तो वो कौन कौन से हैं? वो हैं शिव सिंह सरोज कविकृत संग्रह, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर आदि, नॉर्दर्न हिंदुस्तान बड़ा कविकृत संग्रह। तो उन्होंने इसको ये चीज़ से ये उन्होंने टाइटल दिया है कि जो शिव सिंह सरोज का उसको कविकृत संग्रह कहा, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को बड़ा कविकृत संग्रह, मिश्र बंधु विनोद बड़ा बारी प्रकांड कविकृत संग्रह। नामकरण दो आधारों पर किया। काल विभाग के भीतर प्राप्त होने वाली विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता वो उनकी स्वरूप के अनुसार। फिर ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर, क्योंकि प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। किसी काल विस्तार को लेकर ये पूर्व और उत्तम नाम देकर दो हिस्सों पर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। तो आगे हम देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है वही हम देखेंगे। तो आगे शुक्ल जी ने इसका काल विभाजन से जो नामकरण किया है वो इस प्रकार से है। तो उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल संवत जो कि 1050 से 1375 तक है, और पूर्व मध्य काल भक्ति काल जो है उन्होंने भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा है। तो भक्ति काल का जो उन्होंने टाइमिंग दी है वो है 1375 से 1700, और उत्तर मध्य काल जो कीर्ति काल है उसका जो संवत है टाइमिंग है वो है 1700 से 1900, ठीक है। आधुनिक काल गद्य काल संवत 1900 से 1984। ग्रंथकार इस्तरदार लितितुर इंदोई हिंदुस्तानी गारसा तदासी का है। दो भागों में है ये। 1839 इसका प्रथम भाग है और 1847 जो है वो इसका द्वितीय भाग है। दूसरा संस्करण जो है वो 1871 में आया था और इसके भी 3 खंड कर दिए गए हैं। इसमें उर्दू और हिंदी के जो है वो 738 कवियों का विवरण इनके अंग्रेजी वर्ण के क्रम से दिया गया है। केवल इसमें 72 कवि हिंदी से संबंधित हैं। तो ये आपने याद रखना है इस चीज़ को कि जो इस्तबदार गारसा तासीकृत जो इस्तबदार लितेतुर इंदोई हिंदुस्तानी है उसको दो भागों में बांटा गया है, और इसकी टाइमिंग आप लोगों को याद रखनी है, और कौन कौन से हिंदी और उर्दू के कितने कवि थे। और फिर आपने ये भी ध्यान में रखना है कि हिंदी के कितने कवि थे। और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। हिंदवी का अर्थ है हिंदवी हिंदी, और हिंदुस्तानी का अर्थ है हिंदुस्तानी उर्दू, मतलब उर्दू था, ठीक है, तो उसमें इसको हिंदुस्तानी बोला गया था। इसे ब्रिटेन और आयरलैंड के प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में प्रकाशित किया गया था, जिसमें काल विभाजन नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव ने इस ग्रंथ में वर्णित हिंदी रचनाकारों संबंधी सामग्री का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक 1952 में प्रकाशित कराया। और ताजिकीरा ई शुआरा ए हिंदी मौलवी करीमुद्दीन 1848 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित इस ग्रंथ में 1004 कवियों का विवरण दिया गया है, जिनमें 62 कवि ही हिंदी से संबंधित हैं। इस ग्रंथ का महत्व इस बात में है कि इसमें सर्वप्रथम कालक्रम को ध्यान में रखा गया है, किंतु नामकरण ही किया गया है। इसे तवकाश शुआरा भी कहा जाता है। भाषा काव्य संग्रह। तो महेश कृत शुक्ल 1873 में ये हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ है। ये नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। तो ये भाषा काव्य संग्रह है शिव सिंह सरोज का, शिव सिंह सेंगर है। आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको आप ध्यान से पढ़ना है। आगे है मिश्र बंधु विनोद का मिश्र बंधु, और ये भी प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी से चौथा भाग जो था वो 1974 में प्रकाशित हुआ था। और जो 3 भाग हैं वो 1913 के हैं, और जो चौथा भाग था वो 1934 का है। इसमें भी 4591 कवियों को शामिल किया गया था। तो ये आपने संख्या याद रखनी है कि कितनी संख्या है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे है ग्रियर्सन। तो इन्होंने काल विभाजन नामकरण कर चुके थे, किंतु व्यवस्थित रूप से इसका श्रेय जो है वो मिश्र बंधुओं को जाता है। इन्होंने संपूर्ण इतिहास को 5 कालों में विभाजित किया है।
मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो आपने इनके नेम भी याद रखने हैं, कई बार नेम में भी गलतियाँ हो जाती हैं। आगे है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेना है, खुद पढ़ लेना। आगे है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त। तो हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ और ग्रंथकार जो हैं वो ये हैं। तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आगे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।